बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक 4.5 डिस्कस करने लगे हैं एनर्जी। एनर्जी हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर काम करने की कितनी सलाहियत है, उसकी एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी को हम फिजिक्स के अंदर भी डिफाइन करते हैं कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, दो टाइप्स की एनर्जी होती हैं जो आप जानते हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। बारी बारी इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें हम, तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी जिसका मास m है और वो किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है एक फोर्स फील्ड के अंदर। ठीक है, यानी कि कोई भी फील्ड है उसके अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक खास पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है, तो उस पोजीशन के ऊपर उसके पास जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दी गई हैं इस बुक में। एक है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है उसकी। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक बॉल है जिसको मैंने अर्थ सरफेस से किसी हाइट एज के ऊपर रखा हुआ है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पोजीशन के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो इस वजह से उस पोजीशन के ऊपर उस बॉल की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और अगर हमने हाइट एज ली है उस बॉल के लिए अर्थ सरफेस से, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो बन जाता है mgh। ठीक है, इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, तो हम ये एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में लेते हैं, जिनमें से एक पॉइंट जिसके लिहाज से हम पोजीशन मेजर कर रहे हैं, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हो सकता है, उसको हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर ले लेते हैं। अब जाहिर है जब अर्थ की सरफेस है वहां पे तो कोई पोजीशन नहीं है, कोई हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी ना। तो इस तरह से हम एक रेफरेंस पॉइंट भी ले लेते हैं, लेकिन वो रेफरेंस पॉइंट ऐसा होता है जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इजीली। दूसरा तरीका जो है वो हम जो अडॉप्ट करते हैं वो होता है कि एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर ले लें। इन्फिनिटी के ऊपर भी सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती हैं, लिहाजा वो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट बन सकता है इजीली। ये इन्फिनिटी वाले पॉइंट को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एक स्प्रिंग की। जब भी आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, तो उस कंप्रेशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं कि ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह से जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो उस वक्त भी उसके पास एक एनर्जी स्टोर होती है जो उसकी पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करती है। वो एनर्जी भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी है उसकी पोजीशन की वजह से जो होगी, या उसकी कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग की वजह से जो होगी, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के केस में मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप जहनों में रखें तो आपको ये आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगी। हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है फोर्स फील्ड के अंदर। तो ये हमने क्यों कहा फोर्स फील्ड के अंदर, एक्चुअली होता ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स फील्ड में मौजूद होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। ठीक है, फोर्स लगती है तो हमें पता है वर्क डन होता है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी की जो रीजन है वो वर्क डन होती है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करते हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्टोर होती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस वर्क डन की वजह से। ठीक है, तो ये बात जहनों में रखनी है कि वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली वर्क डन की वजह से होती है। अब चाहे वो वर्क डन हम एक्सटर्नल फोर्स से करवाएं, चाहे वो वर्क डन हम फोर्स फील्ड की वजह से हो रहा हो हमारा वो वर्क डन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ही है। इसमें आपको एक खास रिलेशन डराइव करके दिखाएंगे वर्क और एनर्जी के बीच में। ठीक है,
इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी v I है, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो F है, और इस फोर्स की वजह से वो एक डिस्टेंस d कवर करता है, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बढ़कर v F हो जाती है। तो इस सारे सिचुएशन के अंदर जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं 2AD इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो ये क्या फॉर्म अडॉप्ट करेगी ये हम देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाने लगी हूँ। ये देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है 2AD इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ से हमने d की वैल्यू जब निकाली तो ये हो जाएगी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। बुक के अंदर जो एक्सप्रेशन d का निकाला हुआ ना उसमें a नहीं लिखा हुआ, a जो है वो उनसे मिस हो गया है, तो यहाँ पे a भी आना है, ठीक है। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर हम बात करें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए। इन दोनों इक्वेशंस को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा F इंटू डी इक्वल्स टू इस चीज के साथ एम ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जहाँ पे जब एम ए आएगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रह जाएगा 1/2 इंटू एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जो टर्म्स बाहर मौजूद हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो अगर फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो और एफ टी जो है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो लिहाजा हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्या रिजल्ट देती है हमें, W यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जब भी आपको पता है फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू में से माइनस करें तो वो उस चीज का चेंज दे रही होती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। एक पॉइंट मैंने आपको एडिशनली बताया कि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का जो रिजल्ट आया है आपके पास वो है W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी वो वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है। ये जो है ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। चलते हैं बुक की तरफ वापस। So the work done on the body equals the change in its kinetic energy. This is known as work energy principle. अब यहाँ एक एग्जाम्पल है, if a body is raised up from the earth's surface, the work done changes the gravitational potential energy. Similarly, if a spring is compressed, the work done on it equals the increase in its elastic potential energy. अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में, और बात हम पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं। तो होता ये कि जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है ना। तो हम ये कहते हैं कि जब वर्क डन किया जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है और वो जितनी वैल्यूज की चेंज होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से हमने यहाँ इन पर आकर पोटेंशियल एनर्जी की बात की, ठीक है। तो ये था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यानी कि एनर्जी और वर्क डन के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अभी कुछ देर पहले हमने रेफरेंस पॉइंट की बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है हम हमेशा दो पॉइंट के बीच में बात करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो, जिनमें से एक पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होता है और हमारी कोशिश होती है उस रेफरेंस पॉइंट को हम 0 पर सेट करें। तो एक रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अर्थ की सरफेस ले लें, और दूसरा पॉइंट जो है वो मैंने आपको कहा था कि हम इन्फिनिटी पर भी ले सकते हैं। तो जब हमारा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर होगा तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो यही अब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने लगे हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा कि क्या होती है, और इसका एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ले लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की।
और इसके साथ अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से होगा. The absolute gravitational potential energy of an object at a certain position is the work done by the gravitational force in displacing the object from that position to infinity. ठीक है, तो उस पोजीशन से आपने इंफिनिटी तक लेके जाना है. तो उस वक्त जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. Where the force of gravity becomes zero, यानी कि इंफिनिटी जो है ना उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो बन जाती है. The relation for the calculation of the work done by the gravitational force or potential energy equals to mgh is true only near the surface of the earth where the gravitational force is nearly constant. तो ये जो पीछे हमने एक्सप्रेशन निकाला था mgh, ये सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब आपका ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस है, क्योंकि नियर द सरफेस क्या होता है, जो आपकी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है. ठीक है, बट इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस इन स्पेस फ्रॉम लेट पॉइंट 1 to n, जैसे इस फिगर में दिखाया ना 1 से n तक लेके गए हैं, यानी कि अर्थ सरफेस से बहुत दूर ले गए हैं, the gravitational force will not remain constant since it varies inversely to the square of the distance. तो जाहिर है इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, और जब फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, वेरिएबल थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि उस वक्त वर्क डन हमने कैसे कैलकुलेट किया था. इक्वल पैचेस स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था अपने पाथ को, और वो पैचेस इतने स्मॉल थे कि हर पैच या हर पाथ के दौरान जो फोर्स है वो कांस्टेंट थी. फिर हर पैच के लिए हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था और उसको सम किया था, तो टोटल पाथ का वर्क डन आ गया था. तो यही काम हम इधर भी करेंगे, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक लेके जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से बहुत दूर लेके जा रहे हैं, लिहाजा फोर्स जो है वो वेरिएबल होगी. और इसको भी हम क्या करेंगे, 1 to n स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. हर एक स्टेप की जो लेंथ है वो डेल्टा आर होगी. ठीक है, इक्वल लेंथ के हमने पैचेस ले लिए हैं, और ये पैचेस इतने स्मॉल होंगे, डेल्टा आर इतना स्मॉल होगा कि इन सब पैचेस में फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, तो टोटल वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब स्टेप्स के बीच, इन सब स्टेप्स का वर्क डन कैलकुलेट करके उसको सम अप करेंगे. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन. तो ये देखिए, ये अर्थ है. अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट 1 से पॉइंट n तक लेके गई हूँ. ठीक है, अभी हम इनको इन्फिनिटी नहीं ले रहे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर इनको इन्फिनिटी कर देंगे. ठीक है, पॉइंट 1 का जो डिस्टेंस है अर्थ की सेंटर से वो r1 है, पॉइंट 2 का r2 है, पॉइंट 3 का r3 है, एंड सो ऑन. पॉइंट n जो है उसका डिस्टेंस जो है वो rn हो जाएगा. और हर दो पॉइंट्स के बीच में जो कि एक पैच बना रहे हैं, एक स्टेप बना रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस डेल्टा आर है, यानी कि 1 और 2 के बीच में डेल्टा आर होगा, 2 और 3 के बीच में डेल्टा आर होगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन है. अब हम क्या करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप यानी कि पॉइंट 1 से 2 तक का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया है, देखें कुछ चीजें हैं जो अभी हम कैलकुलेट करने लगे हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस स्टेप, हमने एक सेंट्रल पॉइंट ले लिया. जाहिर है कि ये एक इंटरवल होगा, पूरा एक स्टेप होगा, तो उसका हमने सेंट्रल डिस्टेंस ले लिया. तो सेंट्रल डिस्टेंस अब आपको पता है कि कैसे आएगा, r1 + r2 डिवाइडेड बाई 2, जैसे आप एवरेज निकालते हैं, समझ. ठीक है, ये आ गई आपकी r की वैल्यू. फिर उसके बाद जो डेल्टा आर आपको नजर आ रहा था स्टेप में, देखिए डेल्टा आर कैसे निकलेगा, इस लेंथ में से r2 में से अगर आप r1 माइनस कर दें तो डेल्टा आर निकल आएगा. ठीक है, वही काम जो है यहाँ किया हुआ है. तो डेल्टा आर इक्वल्स टू r2 माइनस r1. यहाँ से हमने r2 निकाला, r2 विल बी इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा आर. अब इस r2 की वैल्यू आपने लगानी है इस एक्सप्रेशन के अंदर, r के अंदर. ठीक है, r2 की जगह आ जाएगा r1 प्लस डेल्टा आर, ये लगा हुआ है, और ये हो जाएगा 2r1 प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2. अब इस 2 को 2r1 के नीचे डिवाइड कर देंगे और डेल्टा आर के नीचे डिवाइड कर देंगे. इसकी मैं आपको ना कैलकुलेशन दिखाती हूँ हाथ से लिखी हुई, फिर वहां से हम डिस्कस करते हैं. ये देखिए, आर कैलकुलेट किया सबसे पहले, r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2. फिर डेल्टा आर जो था वो r2 माइनस r1 था, वहां से हमने r2 निकाला और इस r2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया.
जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको पुट किया तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने पुट किया, ये देखिए यहाँ से, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। इसको ऐड किया 2r1 प्लस डेल्टा आर आ गया। अब इन दोनों को अलग अलग 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा r1 और इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा आर ऊपर 2। अब हमने इन दोनों साइड्स को स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ओवर 4 प्लस r1 इंटू डेल्टा आर। ये हमने a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको खोला है, ठीक है। अब डेल्टा आर तो पहले ही बहुत स्मॉल था। हमने कहा था कि पैच या स्टेप इतना स्मॉल लेना है कि आपके पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो इस वजह से डेल्टा आर जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल था। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं, डेल्टा आर स्क्वायर वाली टर्म को। तो आपके पास इक्वेशन 5 जो है वो रिड्यूस हो जाती है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r1 इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर की वैल्यू लगा दें जो हमने पीछे निकाली थी, r2 माइनस r1। ये निकाला और इसको खोला तो r1 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 r2 माइनस r1 स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास r स्क्वायर किसके बराबर रह जाएगा, r1 इंटू r2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये क्यों आर के साथ ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो कि वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है। मैंने वर्क डन बताया था ना, वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक्चुअली हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है और वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब जो फोर्स है ना, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है, GMM ओवर आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर के लिए हमने ये सारा काम किया ऊपर, ठीक है। तो अब हम इस आर स्क्वायर को पुट करेंगे फोर्स के फॉर्मूला के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला के अंदर। तो ये हो जाएगा G, फर्स्ट मास जो है वो अर्थ है जिसको हमने कैपिटल एम लिखा हुआ है। सेकेंड मास जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है या बॉल है जो आपने ली हुई है, उसको हमने स्मॉल एम लिखा है। और आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर की जगह अब हम ये एक्सप्रेशन लगाएंगे जो भी हमने निकाला है, दैट विल बी r1 इंटू r2, ठीक है। ये हो गई हमारी फोर्स। अब फोर्स निकल आई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वर्क डन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करने लगे हैं फर्स्ट से सेकंड पॉइंट तक का। मैं आपको फिगर दिखाऊं दोबारा। इस स्टेप का वर्क डन कैलकुलेट करने लगे, यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में जो वर्क डन हुआ है वो कैलकुलेट करने लगे हैं, ठीक है। तो देखें, W1 to 2 लिख दिया है, इससे आपको पता चल जाएगा स्टेप 1 है F डॉट डेल्टा आर, F डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। थीटा की जगह 180 लगा हुआ है। 180 लगने की वजह है कि मोशन अपवर्ड है, डिस्टेंस अपवर्ड कवर हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। तो इस वजह से इनके बीच में जो एंगल है वो 180 होगा और कॉस 180 जो है वो -1 होता है। तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा -F डेल्टा आर। अब F की वैल्यू जो यहाँ 9 में हमने निकाली है उसको यहाँ लगाएंगे तो आपके पास ये बन गया -GMM इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाई R1 R2, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइन जो है ये आपको बता रहा है कि जो वर्क डन है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाने में वो ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई और करना है, डेल्टा आर की वैल्यू लगा देंगे। डेल्टा आर R2 माइनस R1 था, R2 माइनस R1 लगाया और R2 और R1 को अलग अलग इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर R1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर R2। तो ये हमारा वर्क डन कैलकुलेट हो गया है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 या फर्स्ट स्टेप का। यही सारा काम, ये जो अभी हमने पीछे आर स्क्वायर कैलकुलेट किया था और सारी चीजें निकाली थी, यही सारा काम आप नेक्स्ट स्टेप के लिए भी करेंगे। यानी कि पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक जाने में जो सारी चीजें हैं वो आप इन्वॉल्व करेंगे
और वहां से आप देखेंगे कि आर स्क्वायर जो है उसका आंसर R2 R3 आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के लिए R1 R2 आया था ना, 1 से 2 तक जा रहे थे, तो सेकंड स्टेप के लिए R2 R3 आएगा क्योंकि हम 2 से 3 पॉइंट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो उस सारे को जब आप फोर्स के एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास वर्क डन जो है वो बन जाएगा -GMM इक्वल्स टू 1/R2 - 1/R3। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख लें, वरना सिमिलैरिटी बेसिस पर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 to 2 वर्क डन लिखा हुआ है, इसी तरह आप 2 to 3 वर्क डन लिख लें। तो 1 से जब 2 में गए थे तो 1/R1 - 1/R2 आया था, 2 से 3 में जाएंगे तो 1/R2 - 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 3 से 4 में जाएंगे तो 1/R3 - 1/R4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं, एन पॉइंट तक, तो एन से पीछे वाला n-1 होगा, लिहाजा n-1 पॉइंट से n पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन है दैट विल बी -GMM into 1/Rn-1 - 1/Rn। तो ये सारे पैचेस हैं जिनका वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने इन सब वर्क डन्स को सम करना है ताकि हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाए। तो टोटल वर्क डन हमारे पास कैसे आएगा, सारे स्टेप्स के वर्क डन सम अप करके देखें, हर एक में -GMM तो कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, बाकी जो एक्सप्रेशन अंदर रह गए थे से 1/R1 - 1/R2, इसका 1/R2 - 1/R3 एंड सो ऑन, ये अब हम अंदर लिख लेंगे ब्रैकेट के। तो ये हमने लिखे हुए, देखें, ये फर्स्ट स्टेप का, ये सेकंड स्टेप का एंड सो ऑन, और ये लास्ट स्टेप का लिख दिया। अच्छा, नोट करें 1/R1 एज इट इज आ गया, ये है -1/R2, और नेक्स्ट स्टेप में है 1/R2 + 1/R2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इस स्टेप में है -1/R3, इससे नेक्स्ट वाले में होगा +1/R3, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इससे अगले वाले में होगा -1/R4, और उससे अगले वाले में होगा +1/R4, वो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह आप देखेंगे कि सारे स्टेप्स जो हैं यहाँ तक 1/R-1 तक ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास फाइनली जो बचेगा वो यहाँ से -1/Rn बच जाएगा। तो इस को सिंप्लीफाई करने के बाद तो आपके पास टोटल वर्क डन आता है दैट इज -GMM into 1/R1 - 1/Rn। तो नोट करें, जब हम टोटल वर्क डन देख रहे हैं तो उसके अंदर फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, और सॉरी इनिशियल पॉइंट के वैल्यू डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, और फाइनल पॉइंट के डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन है जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट 1 से पॉइंट n की तरफ मूव करके गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एन पॉइंट को कहना है कि ये इन्फिनिटी पे है, कैलकुलेशन हो गई है। अब हम कह देते हैं कि एन पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, और जो इन्फिनिटी पे जब लाई कर रहा है तो आर एन यानी कि उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/Rn इक्वल्स टू 1/इन्फिनिटी, और ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि 1/इन्फिनिटी जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और आपके पास क्या रह जाएगा -GMM/R1। तो आपका जो टोटल वर्क डन है, जो कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉइंट 1 से उस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर इन्फिनिटी पॉइंट पर लेके गए हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, -GMM डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इन द फील्ड। ठीक है, R1। जनरली अगर हम इसको जनरलाइज करें तो इस R1 की जगह हम R ही लिख देते हैं, क्योंकि और तो कोई पॉइंट है नहीं बीच में, तो हम इसको R1 की जगह R लिख देते हैं। तो द टोटल वर्क डन इज GMM/R, and this work done is equal to the potential energy, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। एब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि एक पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बुक की तरफ चलते हैं वापस। सारी कैलकुलेशन इसमें हुई है, मैंने आपको वो कैलकुलेशन इसलिए दिखाई है क्योंकि उसमें थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट
वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी वैल्यू निकल आई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो अब हम पढ़ने लगे। नोट दैट व्हेन आर इंक्रीजेस यू बिकम्स लेस नेगेटिव। जब आर यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जाहिर है ये आंसर जो है ये छोटा होता जाएगा टोटल आंसर, और जब टोटल नेगेटिव आंसर छोटा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, लेस नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। इट मीन्स व्हेन वी रेज अ बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। The choice of 0 point is arbitrary and only the difference of potential energy from one point to another is significant. वो कह रहे हैं कि जो 0 पॉइंट आपने लिया है उसकी चॉइस आर्बिट्ररी है, जरूरी नहीं है कि आप इन्फिनिटी ही लें, आप अर्थ की सरफेस को भी ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास जो पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो खुद ब खुद एक्सप्रेशन के अंदर से गायब हो जाता है। देखिए यहाँ हमने इन्फिनिटी लिया था ना, यहाँ कहीं भी आपको इन्फिनिटी पॉइंट की अपीयरेंस नहीं नजर आ रही, सिर्फ वही पॉइंट है जिस पॉइंट को आपने फील्ड के अंदर कंसिडर किया है। इसी तरह अगर आप अर्थ की सरफेस ले लेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ वही पॉइंट बचेगा जो आपने फील्ड के अंदर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से लिखा हुआ है कि चॉइस ऑफ 0 पॉइंट इज आर्बिट्ररी एंड ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड अदर इज सिग्निफिकेंट whether we consider the surface of the earth or the point at infinity as zero potential energy reference. The change in potential energy as we move a body above the surface of the earth will always be positive. ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ी सी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी about the potential energy. Now the absolute potential energy on the surface of the earth is found by putting r equals to capital R यानी कि radius of the earth। अब हम ये assume कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उस वक्त जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, उसका हम यू जी लिख रहे हैं, वो होगी जी एम एम ओवर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। द नेगेटिव साइन शोज दैट द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज अट्रैक्टिव। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे याद रख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव है, अगर पॉजिटिव आएगा तो फील्ड रिपल्सिव होगी। The above expression gives the work done or the energy required to take the body out of the Earth's gravitational field, where its potential energy with respect to Earth is zero. Out of the Earth's gravitational field का मतलब है कि हम उसको gravitational field से बाहर ले गए, यानी कि infinity point पर। ठीक है, तो ये जो है कि हमारी थी absolute potential energy।